CH27 कनक की डांस प्रैक्टिस। दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। उम्मीद है आगे भी आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यूज आगे भी देते रहिए। थैंक यू। जहां एक तरफ आदित्य शेरगिल अब अपनी पूरी प्लानिंग के साथ के की रियल आइडेंटिटी का पता लगाने के पीछे पड़ चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ वो पूरी दुनिया से बेखबर इस समय आराम से अपने फ़ोन में लगी हुई थी। इस समय कनक अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। नैना और बिट्टू बाहर हाल में टीवी देख रहे थे, इसलिए कनक अकेले बैठी हुई अपना फ़ोन चला रही थी। कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद उसने फ़ोन साइड रख दिया और बेड पर लेटकर लंबी गहरी सांस लेने लगी। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पूरा दिन पड़ा हुआ है आज का। आइडिया। वो आज घर में बोर हो रही थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखकर बेड से टिकर कनक कुछ सोचने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे एक आइडिया आया, जिसकी वजह से अगले ही पल कनक बेड पर सीधे बैठ गई और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए बेड के नीचे मौजूद अपना बैग निकलने लगी। दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट सामान अभी भी उसके बैग में ही मौजूद था, जिसे उसने अभी तक अनपैक ही रखा था, जिसमें से ज़्यादा तक उसकी वो चीज़ थी जिसे उसके माँ बाबा ने उसे दिया था। बैग को बेड पर रखकर कनक ने उसे खोला और अगले ही पल ऊपर ही उसे एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स मिला, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे बेड पर रखते हुए और बैग को वापस बंद करके बेड के नीचे डालते हुए उसने मुस्कुरा कर खुद से कहा, माँ, भले ही आप इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन आप आज भी हमारे दिल में और अपनी इन सब चीज़ों के जरिए हमसे जुड़ी हुई हो। आपको पता है, आपके सपने को और आपकी निशानी को मैंने अभी तक संभाल कर अपने पास बखूबी रखा हुआ है। इतना कहते हुए कनक ने उसे बॉक्स को खोल तो उसमें 2 जोड़ी पुराने स्टाइल में डिज़ाइन किए हुए सोने को घुंघरू मौजूद थे। उन घुंघरू पर एक स्पेशल कारीगरी की गई थी और उसे कारीगरी का शायद आजकल इतना चलन नहीं था। माँ, मुझे आज भी याद है कि आपने घुंघरू देते वक्त मुझे क्या कहा था। आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। आपको पता है, आज भी मैं आपकी चीज़ों को अपने हाथों में लेती हूँ या अपनी आँखों के सामने देखती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरी आँखों के सामने मेरे पास हो। आई लव यू माँ बाबा, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। खुद से बात करते हुए और उसे घुंघरू को अपने हाथों में लिए हुए अपने सीने से लगाकर कनक ने चेहरे पर स्माइल के साथ बोला। कनक के माँ बाबा भले ही इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें याद करते हुए उसने कभी भी अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उसका मानना ये था कि किसी को याद करो तो खुशी खुशी याद करो, ताकि वो जहाँ भी हो आपको खुश देखकर खुश हो, ना कि दुखी। और वैसे भी कनक आखिरी बार तब रोई थी जब उसके माँ बाप उसे छोड़कर इस दुनिया में अकेले चले गए थे। उसके बाद तो उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। उसने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सहा, लेकिन उसकी आंखों से तब से लेकर आज तक कभी भी आंसू नहीं बहे। हालांकि आंखें नम हो जाती थी, लेकिन आंसू वहां से निकलते ही नहीं थे। खैर, अभी चलते हैं कहानी पर। कनक ने घुंघरू को देखा और फिर उन्हें अपने होठों से चुनते हुए उसने खड़े होते हुए अपने कपड़े ठीक किया और फिर साइड टेबल पर जाकर उसने वहां पर रख साउंड को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और अपना फेवरेट सॉन्ग बजा दिया। दरअसल कनक की माँ एक कथक डांसर बनना चाहती थी। अपने डांस के जरिए खुद को और खुद की कंट्री को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना उनका एक बहुत बड़ा सपना था। लेकिन फिर हालात कुछ यूं बिगड़े कि फैमिली की प्रॉब्लम्स आ गई और उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे और बच्चों के बाद अपने सपने को साकार करने का मौका ही नहीं मिला। इसी के साथ उनका सपना भी कहीं दब कर रह गया। लेकिन कनक के थोड़ी बड़ी होने के बाद उन्हें उसके अंदर अपनी परछाई देखी,
इसलिए उन्होंने अपने सपने को उसका सपना बनाने का सोचा। लेकिन जब सही वक्त आया, तब कनक की माँ इस दुनिया से चल बसी और उनका सपना इसी के साथ अधूरा रह गया। लेकिन कनक उनके सपने को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने अभी भी उसे डांस को अभी भी नहीं छोड़ा था। आखिर एक वही तो था जो उसकी माँ की निशानियां में से सबसे यादगार था। जैसे ही बगल में रखा छोटा सा साउंड कनक के फोन से कनेक्ट हुआ, वैसे ही पूरे कमरे में एक अलग ही धुन और एक अलग ही रागनी अपना आलाप छेड़ने लगी। सॉन्ग बहुत ही ज्यादा मजेदार और दिल को छू लेने वाला था, जो कनक के फेवरेट गानों में से एक था। ताल से ताल मिला सांवरिया। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, वैसे ही कनक के घुंघरू वाले पर जमीन पर तेजी से हरकत करने लगे। उसके हाथ पैर और उसकी पूरी बॉडी के साथ उसकी लचीली कमर गाने के शुरुआती धुन पर और ताल पर ऐसे तिलक रहे थे, जैसे उसे गाना पूरी तरह से याद हो। पूरे कमरे में गाने की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई म्यूजिक हॉल। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और नैना और बिट्टू चेहरे पर खुशी और एक साइड में के साथ धीरे से कमरे के अंदर आए और बेड पर बैठकर कनक का डांस देखने लगे। उन्होंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। दरअसल उन्हें कनक का डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए दोनों अपना फेवरेट काम भी छोड़कर हमेशा उसका डांस देखने आ जाते थे। लेकिन कनक अभी भी इन सब चीजों से बेखबर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ आंखों में बेतहाशा खुशी लिए हुए अभी भी अपने पैरों को ऐसे चल रही थी जैसे कोई प्रोफेशनल डांसर। उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि उसने ऐसा डांस कई सालों से खुद से प्रैक्टिस करके सीखा था। ये सभी डांस स्टेप्स उसकी मॉम के ही सिखाए हुए थे। उसके बाद उसने खुद उन सभी स्टेप्स को जोड़कर नए नए स्टेप्स को बनाना सीखा। यहाँ तक कि उसने ऐसी कई मुद्राएं बनाई जो शायद ही इस दुनिया में कथक डांसर की कोई भी यूनिटी या कोई मेंबर जानता था। अपने हाथों को और अपने पैरों को तेजी से हरकत में लाते हुए कनक गाने के साथ अपने डांस स्टेप्स को और अपने पैरों की थाप को अच्छे से मैच कर रही थी। बहुत ही जल्द उसका गाना कंप्लीट हुआ और इस 6 मिनट के दौरान उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आया। क्योंकि कथक डांस देखने में भले ही आसान लगता था, लेकिन उसका हर एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला होता था। उसे करना किसी भी शख्स के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। आजकल कथक डांस और कई ट्रेडिशनल डांस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे। डांस खत्म होते ही नैना जोर जोर से तालियां बजने लगी और बिट्टू भी। कथक डांस खत्म करने के बाद कनक बेड पर आकर बैठ गई और बगल में मौजूद टेबल पर रख ग्लास से पानी पीते हुए लंबी गहरी सांस लेने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने लगातार 1.5 घंटे तक और भी प्रैक्टिस की। बिट्टू और नैना ने भी उसके साथ मिलकर कुछ स्टेप्स सीखे और खूब मजे किए तीनों ने मिलकर। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए प्लीज़ यार। कपूर फैमिली, प्रिंसेस, तुम्हारी मॉम को क्या हुआ जब से तुम्हें कॉलेज से लेकर आई है? इतने गुस्से में क्यों लग रही है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? हाल में सोफे पर बैठा रणवीर कब से माही को नोटिस कर रहा था, जो उसे बुरी तरह इग्नोर कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या थी। इस बात को रणवीर काफी समय से नोटिस कर रहा था, इसलिए उसने आखिरकार काजल से, जो उसके बगल में बैठी हुई अपने फोन में लगी हुई थी, उससे पूछ ही लिया कि आखिर माही की इग्नोरेंस का कारण क्या था। वही काजल खुद घबराई हुई थी, क्योंकि उसने उसे बात को लीक कर दिया था, जो उसके डैड ने उसकी मॉम को उसको बताने से मना किया था। लेकिन अब रणवीर को काजल कैसे बताती कि उसने ही माही को गलती से उसे बात को बता दिया। उसने रणवीर को घबराई हुई नजरों से देखा और इधर उधर देखने की कोशिश करते हुए खुद से मन ही मन बोली, ये क्या कर दिया तूने काजल? अगर डैड को पता चल गया कि तूने मॉम को उसे बात को बता दिया, जिसे बताने के लिए डैड ने सख्त मना किया था, तो तेरी बैंड बजाने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर उसे समय तेरी अक्ल घास चैन गई थी क्या?
क्या हुआ प्रिंस, तुम कहाँ खोई हुई हो? खुद से बातें करती हुई काजल तब होश में आई जब उसे रणवीर की दोबारा आवाज सुनाई दी। रणवीर की आवाज सुनकर उसने अपने फोन को हाथों में लिया और फिर इधर उधर देखते हुए कुछ बहाना सोचने लगी। हाँ, नहीं, वो डैड, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है मॉम को। वही उनसे कुछ ही दूरी पर सोफे पर बैठी हुई माही के हाथों में इस समय स्क्रिप्ट के कई सारे पेपर्स थे। हालांकि वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि गाने के कुछ लाइंस और न्यू एल्बम के सॉन्ग्स थे, जिसे सिलेक्ट करते हुए और देखते हुए माही अपने काम में लगी हुई थी। वहीं कुछ ही दूरी पर बैठे रणवीर और काजल एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए क्या बोल रहे थे, माही को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। असल में माही भले ही हाथों में गाने के लाइंस वाले पेपर लिए हुए बैठी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस समय उन दोनों बाप बेटी पर लगा हुआ था, क्योंकि वो अपनी तिरछी निगाहों से उन दोनों को देखकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसने उसे तरफ देखते हुए खुद में ही बुदाबुदाते हुए कहा, आखिर ये दोनों बाप बेटी किस चीज में लगे हुए हैं? बात तो इतने धीरे धीरे से कर रहे हैं जैसे किसी के मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ रणवीर के दोबारा पूछने पर काजल थोड़ा सकपका गई। तभी रणवीर ने उसकी ओर देखते हुए माही को तिरछी नजरों से एक बार ऑब्जर्व किया और वापस काजल को देखते हुए बोला, अच्छे से याद करो ना, कुछ ऐसा हुआ था जो अजीब हो, और ऐसा कौन सा कारण हो सकता है कि तुम्हारी मॉम का मूड खराब हो सकता है? रणवीर के पूछने पर काजल खुद से बात करते हुए बोली, अब क्या करूं, डैड को बता दूं क्या? हाँ काजल, बता दे, वरना अगर उन्हें बाद में पता चला तो तेरी खैर नहीं, और अभी बता देगी तो शायद तुझे माफ़ी भी मिल सकती है। और वैसे वो तुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुझे डांटेंगे भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बता दे काजल, बता दे। उसके मन ने उसे यही जवाब देते हुए कहा। अपने अंदर की आवाज़ सुनकर काजल ने बताने का फैसला करके एक लंबी गहरी सांस ली और फिर सामने बैठे रणवीर की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखों में दुनिया भर की मासूमियत लिए हुए धीमी आवाज में बोली, डैड, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। काजल रणवीर की और बड़ी ही मासूमियत से देखते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर रणवीर को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसकी और अपनी भौहों को चढ़ाते हुए देखकर आगे बोलने को कहा। उसकी सहमति सुनकर काजल ने एक लंबी गहरी सांस ली और आंखों में घबराहट के साथ उसने रणवीर की ओर देखते हुए पप्पी आंखों के साथ देखते हुए बोली, वो नहीं, आप पहले प्रॉमिस करो। इतना कहते हुए उसने चेहरे पर घबराहट के साइन के साथ अपनी छोटी उंगली रणवीर की ओर बढ़ाई। वही उसकी इस हरकत पर अब रणवीर ने उसे अजीब तरह से देखा और फिर शक करते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मॉम के मुझे इग्नोर करने में तुम्हारा हाथ है? सच सच बताओ क्या हुआ है? रणवीर ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा। वही उसका सवाल सुनकर काजल और भी ज्यादा घबरा गई और उसमें डरी हुई आंखों से उसे देखते हुए चेहरे पर घबराहट के साथ अपनी रोनी आवाज में उसकी छोटी उंगली को जबरदस्ती अपनी छोटी उंगली में भरते हुए बोली, नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो, नहीं डांटोगे? प्रॉमिस करो ना, प्लीज। अब तुम्हें देखकर मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा है। अब मुझे यकीन क्यों होने लगा है कि तुम सच में इन सब के पीछे की वजह हो। रणवीर ने प्रॉमिस करते हुए उसकी ओर देखा और फिर अपनी बात रखते हुए उसने बोला। वही उसकी बात सुनकर काजल थोड़ी पीछे खिसक गई और फिर उसने भागने की पूरी तैयारी बनाने के बाद रणवीर को एक नज़र देखा और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने जल्दबाजी में सब कुछ बोला। वो दरअसल मॉम को पता चल गया है कि एक बार मॉल में लड़की ने आपका नंबर मांगा था। मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सॉरी डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बाय बाय।
अपनी बात खत्म करते ही काजल वहां से ऐसे फुर हो गई जैसे हवा। रणवीर उसकी इतनी फास्ट हरकत को देखकर हैरानी से उसे देखने लगा। वही काजल ऐसे धूम दबाकर भाग माही को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रणवीर से नाराज होने की वजह वो सवाल नहीं पूछ सकती थी। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा जो उसे मुंह फुल बैठी थी। अगले ही पल रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट डर गई। अचानक उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला और रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और चलते हुए माही के पास पहुंचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेवकूफ औरत, इतने साल की हो गई है, लेकिन अभी भी हरकतें बच्चों वाली है। इतना कहते हुए रणवीर माही के करीब पहुंचा और उसने इधर उधर बिना देखे ही उसे अपनी बाहों में उठाया और लेकर सीधा बेडरूम की ओर बढ़ गया। माही खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन रणवीर कहाँ मानने वाला था। हेलो दोस्तों, आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है नए चैप्टर की शुरुआत जल्द ही होगी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज अपने रिव्यूज दीजिए प्लीज।